सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये प्रश्न बार बार क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आएगा। आपको मुख्य नियम 3 ही बताए थे हमने, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, और 5 इसने बताए थे गौण नियम। कौन कौन से थे? BA, MA और C, यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक परिवर्तन का नियम, मानसिक साचर्य परिवर्तन का नियम और आत्मीकरण का नियम, और यह सादृश्यता का नियम। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं है। क्या पूछ रहा है? शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो, सादृश्यता का नियम बिल्कुल है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है, आंशिक क्रिया का नियम भी है। अच्छा, ये पूछ रहा है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं? अच्छा, नहीं पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सादृश्यता का नियम तो अभी बताया था मैंने, C से सादृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये तो है ही नहीं, आंशिक क्रिया का नियम है ही, ये रहा, और बहुप्रतिक्रिया का नियम ये रहा। तो 3 तो है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल 1 का 2 नंबर राइट आंसर बिल्कुल आप सभी का। चलिए, उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, टंकन कार्य। टंकन तो जानते हो ना, टाइपिंग को बोलते हैं। टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं, यानी आप टाइपिंग करते हैं और धीरे धीरे आप उस पर अभ्यास नहीं करते हैं, तो फिर क्या पूछ रहा है आगे प्रश्न? तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार है कि हम लगातार कोई काम नहीं कर रहे हैं और उसको कुछ समय के बाद धीरे धीरे करना छोड़ देंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज क्या कह रहा है ये? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो यही वही सिद्धांत है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास करते रहें, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। जब हम प्रयास करते हैं तो गलतियां होती हैं और व्यक्ति अपनी उन्हीं गलतियों से, अनुभवों से लाभ उठाता है, भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, 2 का हो जाएगा थॉर्नडाइक का, हाँ जी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का 4 नंबर। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? जो धीरे धीरे सीखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थ्रस्टन का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, हल का सिद्धांत है? बताइएगा। नॉर्मल सा प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि जो बालक धीरे धीरे सीखते हैं उनके लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत काम करेगा? बिल्कुल, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। तो बताइएगा, धीमी गति से सीखने वालों के लिए कौन सा सिद्धांत है? तो देख लेते हैं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो इसी पे बल देता है, प्रभाव के सिद्धांत पे, कि कोई भी बालक है उसे टुकड़ों में पढ़ाओ, आंशिक क्रिया करवाओ, है ना, बहुप्रतिक्रिया कराओ, वो गलती करेगा, गलतियों से सीखेगा। तो ये क्या कह रहा है? धीरे धीरे सीखेगा। बिल्कुल, ये इसका राइट आंसर है। थ्रस्टन का सिद्धांत, ये तो बुद्धि का सिद्धांत है, इसमें तो सीखा जाता ही नहीं। कोहलर का सिद्धांत तो कहता है कि बच्चे को खुला छोड़ दो, अपनी मर्जी से सीखेगा, अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी इनसाइड थ्योरी से सीखेगा। ये बात वहां पर की गई है। हल का सिद्धांत रेनफोर्समेंट वाला है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, तो यहाँ पुनर्बलन की तो बात ही नहीं हो रही, तो सीखने की बात हो रही है। बालक धीरे धीरे अपने प्रयासों से खुद सीखता है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है। क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? स्केंगस, रॉबिन्स परिकल्पना, क्रमबद्ध पूछ रहा है। ठीक है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत और परबलन का सिद्धांत। क्रमबद्ध का यानी सीरीज की बात कर रहा है, और सीरीज के अंदर कौन सा आता है? ध्यान रखिएगा, जो अभी मैं बता के गया था आपको कि जैसे आपने कै लिखना सीखा, इस कै में आप सुधार करेंगे, बाद में इस तरह से लिखेंगे। शुरू में आप कैसे लिखते थे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से हम इसको विकसित रूप में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? पहले त्रुटियां की, गलतियां की, ये प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है। इसमें बालक है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। हाँ जी, तो 4 नंबर का बिल्कुल C राइट आंसर होगा। ठीक है जी। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को बोलते हैं SR थ्योरी।
थोड़ा सा ये जान लें, एस का मतलब होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी ये कहते हैं कि पहले उद्दीपक दिखाओ उसके बाद में बालक क्रिया शुरू करेगा। इसी सिद्धांत को स्किनर ने उल्टा कर दिया, आरएस सिद्धांत कह दिया, रेनफोर्समेंट और ये स्टिमुलस यानी रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। ये कहता है पहले बालक से अनुक्रिया कराओ और फिर उससे उद्दीपक मिले, ये स्किनर का है। और सीआर थ्योरी आपको पता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, ये पावलो की है। एसओआर थ्योरी जो थी वो किसकी थी? वुडवर्थ की थी, और इसका समर्थन हल ने किया था, याद हो तो। आगे क्या पूछ रहा है ये, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक, अंतर्नोद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंतरिक प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया है। तो देखो मैं अभी बता के गया हूं, आरएस थ्योरी किसकी है? स्किनर की। और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को हम क्रिया बोलते हैं, प्रसूत को हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो आरएस थ्योरी कहाँ जाएगी भाई? इसने तो उल्टा कर दिया इसको, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उद्दीपक बिल्कुल, जब तक बालक को कोई चीज नहीं दिखाओगे बालक प्रयास नहीं करेगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बताया। अभिप्रेरक सीखने के लिए बड़ा जरूरी है। अंतर्नोद, बालक जब तक आंतरिक रूप से तैयार नहीं होगा, तत्परता का नियम, तब तक वो नहीं सीख सकता। तो यहाँ से आपके तीनों सही हैं। ये आपका स्किनर का है, थॉर्नडाइक का नहीं है, इसे आरएस थ्योरी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। निम्न में से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पेपर में पूछेगा आपसे, कंफर्म पूछेगा। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया? हाँ जी, आज जो लोग जुड़े हैं उनमें है जीडी मील, विनोद कुमार, परमा बेनीवाल, ठीक है, संतलाल सुथार, और ये कौन है? तमन्ना, ठीक है जी, ओके। तो बताइएगा इसमें कौन सा है? ये पूछ रहा है नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं? इसमें से किस सिद्धांत का नाम नैमित्तिक अनुबंधन है? ये आपसे वो पूछने का प्रयास कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब है नीति शब्द, याद रखो। नीति, सृष्टि की जो नीति होती है उसके अनुसार कार्य करना है। जैसे किसान खेत में फसल बोता है तो पहले वो क्या करता है? क्रिया करता है, उसे उद्दीपक बाद में मिलता है। तो इसमें देखो पहले क्रिया वाला, तो देखते हैं 6 में। तो पहले नैमित्तिक, नीति का पहले क्रिया होगी, इसमें प्रयत्न और भूल। इसमें तो पहले उद्दीपक दिखाएंगे, इसमें तो पहले बता दें किसान को ये फसल इतनी होगी तो काम करे, नहीं। ये नैमित्तिक नीति का बंधन तो यही, या कर्म किए जा फल की चिंता मत करे, ऐसे याद रख लो। शास्त्रीय अनुबंधन में तो वस्तु उपस्थित की जाएगी, सूचना प्रकरण है नहीं, तो फिर ये देखो इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये लो स्किनर वाला ही है। ये पहले क्रिया कराओ उसके साथ अनुबंधन हो जाएगा, सक्रिय अनुबंधन को बोल सकते हो। कोई बात नहीं, पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी गुरुजी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत में है? यानी पारितोषिक की बात करूं तो पुरस्कार, पुरस्कार जो होता है वो अधिगम की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। पुरस्कार में से अधिगम की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप किसी को पुरस्कृत करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने, तो उसमें ध्यान रखिएगा वो कार्य की गति को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। आवाज कम आ रही है। कार्य की गति को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और दंड जो होता है उससे भी कार्य की गति धीमी पड़ सकती है। तो ये 2 चीजें किसने बताई? 1930 में संशोधन किया था, एक विद्वान है। 1930 में किसने संशोधन किया था? 1930 में थॉर्नडाइक ने संशोधन किया था अपने सिद्धांत में। जो प्रभाव का नियम था उसमें संशोधन करके संतोष है, संतोष का नियम, प्रभाव का नियम, पुरस्कार व दंड का नियम, तो ये चीजें उसने बताई थी। तो यही आपसे पूछ रहा है पुरस्कार व दंड का नियम। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। सामाजिक अधिगम नहीं है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये रहा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आगे तो अपने को चाहिए नहीं। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का बात है। नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? यानी रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है कि निम्न जो लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी में रेनफोर्समेंट का कौन सा सिद्धांत है? इसमें से लर्निंग थ्योरी कौन सी, यानी अधिगम की जो सिद्धांत है उनमें रेनफोर्समेंट के लिए कौन सी चीज कही जा रही है? तो यहाँ देख लेते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है क्या? पुनर्बलन की बात कर रहा है, रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत? तो इसमें रेनफोर्समेंट,
तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में वैसे तो बात करें, मैं आपको उद्दीपन दे दूं, ये प्राप्त होगा तो रेनफोर्समेंट आएगा, अगर प्राप्त नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ मुख्य भूमिका नहीं है किसकी, पुनर्बलन की, परंतु पुनर्बलन मिलता जरूर है उद्दीपक मिलने के बाद। शास्त्रीय अनुबंधन में भी उद्दीपक मिलने के बाद पुनर्बलन मिलता है, परंतु ये तो कह रहा है कि जो काम ही पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है। फिर अगर देखें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बिल्कुल यहां उद्दीपक दिखाया ही नहीं जाता, यहां उद्दीपक नहीं दिखाया जाता, सॉरी क्रिया प्रसूत, बिल्कुल यहां उद्दीपक नहीं दिखाया जाता। पहले रेनफोर्समेंट यानी रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स के बाद बालक उद्दीपक को प्राप्त करता है, तो उसमें पुनर्बलन। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसका उत्तर होगा। सूझ के सिद्धांत में इनसाइड थ्योरी चलती है, आंतरिक जो आपकी बुद्धि है, सोच है, समझ है, उस पे काम चलता है। तो ये भी इसका नहीं होगा, तो इसका सी राइट आंसर है बी, बिल्कुल। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, शेपिंग की संकल्पना किसने दी थी? शेपिंग और चेनिंग दो हैं, दोनों पूछ लेते हैं आपसे। चेनिंग किसने दी है और शेपिंग किसने दी है, तो बताइएगा यहां से किसने दी है वो। ध्यान रखना, शेपिंग और चेनिंग दो परिकल्पनाएं दी गई हैं, ये किसने दी थी, इसका आंसर बताओ ये फटाफट। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, शेपिंग और चेनिंग, ये दो परिकल्पनाएं दी गई हैं। ये क्या है मैं समझा दूंगा, पर ये बता देता हूं, चलो। शेपिंग क्या होती है? शेपिंग का अर्थ है प्रत्येक कार्य पर पुनर्बलन देना, प्रत्येक कार्य पर पुनर्बलन देना, ये तो होगी आपकी शेपिंग। और चेनिंग क्या है, ध्यान रखिएगा, चेनिंग है अंतिम वांछित, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे अंतिम वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। जैसा आप चाह रहे थे बालक ने वैसा ही किया तो आप उसे चेनिंग कहेंगे। दोनों में फर्क है, वो प्रत्येक पर दी जाती है, ये लास्ट वाले पे दी जाती है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो परमा कोई दिक्कत नहीं बेटा। 9 का आप 3 बता रहे हैं, बिल्कुल स्किनर ने दी है भाई। ये किसने दी है? शेपिंग और चेनिंग की जो अवधारणा है वो किसकी दी हुई है? स्किनर की दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? एग्जाम्पल अप्लाइड क्वेश्चन देने का प्रयास किया गया है, और आप यहां से बताएंगे अप्लाइड क्वेश्चन में कि यहां कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं आंसर आपके क्या आते हैं। बताओ भाई, आंसर दीजिएगा। जितने फटाफट आंसर दोगे उतनी जल्दी प्रश्न करवा देंगे आपको। तो देखते हैं, पहला है कांटा लगने पर पैर को हटाना। ये तो अनैच्छिक क्रिया है जिस पर प्राणी का वश नहीं होता। अनैच्छिक क्रिया, जैसे तेज हवा चलने पर आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, प्याज के काटने पर आंख से आंसू आ जाते हैं, तो ये तो अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, और ये पूछ रहा है क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, तो ये तो अनैच्छिक क्रियाओं की बात हो रही है। हाथ पैरों का चलना, हाँ बिल्कुल ये क्रिया है, क्रिया प्रसूत है। हाथ पैर तभी चलते हैं जब आपके सामने कोई उद्दीपक होगा। भोजन करना, बिल्कुल ये भी है, क्रिया प्रसूत में है। खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना, ये भी है। तो फिर ये अनैच्छिक क्रिया की बात कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया की बात पावलो करता है। अनैच्छिक क्रिया की बात किसने की थी? पावलो ने की थी। आपके सामने कोई रोमांटिक दृश्य चल रहा है तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। गर्म तवे पर हाथ लगाते हैं, हाथ अपने आप ऊपर आ जाता है, आपका उन पर नियंत्रण नहीं है। उसी तरह कांटा है, उसके ऊपर पैर पड़ गया तो आप दबाए नहीं रख सकते, आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाएं, और अनैच्छिक क्रियाओं पर बात करने वाला विद्वान कौन था? पावलो था। चलिए 11 नंबर, निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है? प्रश्न को एक बार आप खुद पढ़ लें, थोड़ा लंबा प्रश्न है। हाँ जी, तो क्या कह रहा है? निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ, यानी स्टिमुलस की बात कर रहा है, और साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर, ठीक है, स्टिमुलस पे आधारित नहीं है, न रहकर व्यवहार के परिणामों पर, प्रभावों पर निर्भर करता है। यानी आपका व्यवहार, यानी आपने रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्स पे प्रभावित है। तो ध्यान रखो, आरएस थ्योरी किसके देख लेते हैं, इसमें आरएस कहाँ दिया है? प्राचीन अनुबंधन, ये तो सीआर थ्योरी होगी, ये तो नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये रही आरएस थ्योरी, इसका राइट आंसर निकल गया। आभासी अनुबंधन नहीं है, ये भी नहीं है। बस सीधा सा इसको प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ना है कि उद्दीपकों के साथ साथ, उद्दीपक लिख लिया करो ऐसे, एस के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर, न का मतलब ये नहीं आएगा पहले,
एक व्यवहार करेंगे तो कोई ना कोई अनुक्रिया होगी, क्रिया होगी, रिस्पॉन्स होगा, तो रिस्पॉन्स ऊपर आ गया। के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है, तो इसी के परिणाम पर क्या मिलता है, स्टिमुलस। तो आरएस थ्योरी का मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। ये एग्जाम्पल आप लाते कहां से हो, ये एग्जाम्पल हम अपने दिमाग से लाते हैं, यूज करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तब आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वकर्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? क्या प्रश्न दे दिया ये? निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार, यानी आप चाहते हैं वो व्यवहार, ठीक है, इसके परिणामों या पूर्वकर्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? बिल्कुल। आपका परिणाम, जैसे आपने रीट का पेपर पास करना है, ये आपका परिणाम है, परंतु उससे पहले आपकी तैयारी कितनी है ये महत्वपूर्ण रखेगी। ये बात यहाँ कह रहा है वो शक्तिशाली या कमजोर होता है, बिल्कुल। तो इसका देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत आरएस थ्योरी कौन सी हो गई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये लो पहला ही ऑप्शन पड़ा है। 12 नंबर में 1 नंबर ऑप्शन होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। गलत हो गया भाई, 12 नंबर का आंसर आपने गलत दे दिया। चलिए, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण करता है। किसका है? स्किनर का है, यानी आरएस थ्योरी की बात हो रही है। निर्माण कर रहा है संप्रत्यय का मतलब कंसेप्ट, यानी विचार, जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा। वो क्या होगा? सूझबूझ होगी, अनुकरण होगा, अस्तित्व का कारण होगा, या पुनर्बलन अनुसूचियां होंगी? बताइएगा भाई। 13 नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है इसने। ये कह रहा है कि वो स्किनर का प्रयोग कर रहा है। स्किनर ने क्या कहा? पहले क्या करनी है? क्रिया करनी है। पहले क्या करनी है? क्रिया करनी है, उसके बाद में आपने उद्दीपन देना है। तो क्या कह रहा है देखो आगे, के आधार पर परीक्षण का निर्माण कर रहा है। तो संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा, यानी ऐसा विचार जो आपके केंद्र पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, सूझबूझ तो सिद्धांत ही नहीं है स्किनर का, सूझबूझ नहीं आएगी। अनुकरण में स्किनर ने कहा था कि अनुकरण नहीं करता, ठीक है, अस्तित्व का नहीं है। एक ही बच गया पुनर्बलन अनुसूचियां। ध्यान रखिएगा, इसने 2 प्रकार की अनुसूचियां दी थी, एक नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है और एक सकारात्मक भी होता है। ध्यान रखिएगा, सकारात्मक पुनर्बलन भी अधिगम को बढ़ाता है और नकारात्मक भी। जैसे आप रात को सो रहे हैं, आपके कान के पास आकर मच्छर कू करता है, आप उसे हटाना चाहते हैं ताकि आपको नींद आ जाए, तो उसके लिए आप ऑल आउट जला लेते हैं। आप तेज धूप में जा रहे हैं, आपको धूप लग रही है, आपने छाता तान लिया, बरसात से बचने के लिए छाता तान लिया, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन के रूप में अनुसूचियां थी। सकारात्मक तो बताया अच्छे कार्य के लिए आपको प्रत्येक बार प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सर पूरे प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे भाई? चलिए, तो बताना था पहले, नहीं दे रहे तो अब दिखा देते हैं आपको। दिखाई नहीं दे रहे, कैसे नहीं दे रहे? दिखाई तो दे रहे हैं, देखो पूरे हैं। चलिए, आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हाँ जी, मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए 14 नंबर से। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। अब ये प्रश्न आपसे बार बार पूछेगा भाई। पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूं, आपको स्वायत्तशासी संस्थाएं करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर स्वायत्तशासी संस्थाएं लिख लीजिएगा बेटा, आपको सिर्फ मैं 2-4 संस्थाएं लिखवाऊंगा, वो ही याद करनी है ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सरकारी। कौन सी? सरकारी संस्था। बस आप सरकारी याद कर लो और स्वायत्तशासी अपने आप बच जाएंगी। स्वायत्तशासी संस्थाएं ये लिख लेना, स्वायत्तशासी संस्थाएं। आपको एक ही चीज याद करनी है, चाहे स्वायत्तशासी कर लो चाहे सरकारी। अपन सरकारी कर लेते हैं क्योंकि सरकारी कम है। सरकारी क्या है? कम है, तो हम सरकारी संस्थाएं कर लेते हैं। सरकारी संस्थाओं की बात करें तो सरकारी संस्था में सबसे पहले आप याद करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये आपको ध्यान रखना है, ये सरकारी संस्था है आपकी और ये काम पड़ता है ये बीकानेर। जो आपका विज्ञप्ति निकाली थी वही है ये बीकानेर, ये सरकारी संस्था है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको याद करना है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
संस्थान। ये राजस्थान में 2 ही है बेटा, राजस्थान में क्या है, ये 2 हैं, एक तो अजमेर में है ये और एक बीकानेर में है, अजमेर और बीकानेर, IASE, ये 2 ही हैं, ये सरकारी हैं, सरकारी संस्थाएं याद कर लो, बाकी बच जाएंगे वो स्वायत्तशासी हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, ये भी आपका सरकारी संस्था है ये महाविद्यालय, और ये कहाँ है आपको पता है सबको, जोधपुर में है ना, BPED वगैरह करवाते ना, वो है ये शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर। और उसके बाद में आपका है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ठीक है, विद्यालय। ये सारी जो संस्थाएं हैं ये आपकी सरकारी संस्थाएं हैं, 4 याद कर लो ताकि आपको 4 याद कर लो, हाँ जी। उसके बाद में जो बच जाएंगी ना वो सारी अपने आप ही क्या हो जाएंगी, सरकारी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सरकारी संस्थाएं स्वायत्तशासी, तो सरकारी मैंने करवा दी एक, तो अब आपको मैं इसी के अंदर दूसरी ओर करवा देता हूं, ठीक है। सरकारी आपकी हो गई है, अब अपन पढ़ेंगे राजकीय संस्थाएं, कौन सा हो गया है, ठीक है। राजकीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और राजकीय संस्थाएं 2 याद कर लो, और स्वायत्तशासी अपने आप बच जाएंगी। राजकीय संस्थाएं जहां राजस्थान का अधिकार है, तो उसमें सबसे पहले आपका निदेशालय आ जाएगा, निदेशालय तो मोटो कर रखे हैं, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, कहां पड़ता है, ये भी बीकानेर में ही है बेटा, ये आपकी राजकीय संस्था है, ठीक है। फिर इंपोर्टेंट कर लेना इसको, निदेशालय तत्व एवं साक्षरता, तत्व एवं सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, 2 मिनट, निदेशालय साक्षरता एवं तत्व शिक्षा राजस्थान, ये कहाँ है आपका, जयपुर, ये कहाँ है, जयपुर। फिर तीसरी संस्था जो है वो है पंजीयक, कौन सी है, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये मैंने कल करवाई थी आपको याद है, तो परीक्षाएं ये कहाँ है, ये बीकानेर में है, ये 6 प्रकार की परीक्षाएं लेता है, ये कल मैंने करवा दी है। और लास्ट है आपका डाइट्स, प्रत्येक जिले में एक डाइट्स होती है, हाँ जी, ओके। तो ये अपन आप इसको नोट कर लेंगे, ये इतनी चीज याद रखनी है, बाकी जो बच गई वो सारी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। सरकारी बता दी, राजकीय बता दी आपको, राजकीय 4 हैं, सरकारी संस्था 4 हैं, 4 याद करनी है, बाकी जो बच गई वो सारी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। स्वायत्तशासी संस्था का मतलब वो अपना भरण पोषण खुद करती हैं, उनका इनकम का सोर्स है वो देती है सरकार को, ठीक है जी। चलिए अब अपन चढ़ते हैं आगे, ये लो जी बेक, अब यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो बताओ 14 नंबर का अभी करवा के गया हूं, निम्न में से राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, ये लो, ये पूछ लिया इसने, स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, ये पूछ रहा है, स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, तो बताओ कौन सी संस्था स्वायत्तशासी नहीं है। तो अभी ये मैंने करवाए नहीं, आपको याद होने चाहिए, तो मैंने सिर्फ डाइट करवाई थी, ये राजकीय संस्था है, आ जाओ, इसका उत्तर अपने आप आ जाएगा, इसका उत्तर अपने आप आ गया, 14 का 4 होगा, गुरुजी अभी करवा के गए हैं। गुरुजी ये तो कौन सी है, ये राजकीय संस्थाएं हैं, ये राजकीय संस्थाएं हैं। 15 नंबर देखो, पंजीयक शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं बीकानेर का कार्य नहीं है, ये पूछ रहा है कि बीकानेर जो मैंने कल करवाया था प्रश्न, उसको दोबारा पूछ लिया इसने कि इनमें से कौन सा कार्य बीकानेर की जो परीक्षा संभाग है उसका नहीं है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो डीआरडी बिल्कुल प्री बीएसटीसी के प्रथम
यानी BSTC जिसको बोलते हो आप, उसका प्रथम और सेकंड वर्ष की परीक्षा लेना बिल्कुल इसका काम है। संगीत भूषण परीक्षा बिल्कुल ली जाती है, संगीत प्रभाकर परीक्षा भी लेता है, प्रतिभा खोज परीक्षा ये नहीं लेता, ये नहीं लेता। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कल करवाई थी आपको अच्छी तरह से। शिविरा पत्रिका, शिविरा की फुल फॉर्म पूछ सकता है तो ध्यान रखना, शिविरा की फुल फॉर्म है सी से शिक्षा, वी से विभाग और रा से है राजस्थान, शिक्षा विभाग राजस्थान। और इसकी कितनी आती है वार्षिक? 11 अंक आते हैं इसके, पूरे साल में 11। ये मासिक पत्रिका है, पूरे 11 अंक आते हैं। अब आगे देखते हैं इसको क्या कहना, क्या पूछना चाह रहा है ये। शिविरा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, दोनों पंजीयक शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं यानी ये प्रकाशित करता है। किस ये पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आपसे पूछने का प्रयास ये कर रहा है। तो बताइएगा शिविरा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हाँ जी 11 अंक बता दिया बेटा। 16 का 3 भाई तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं करते। ध्यान रखना शिविरा हमेशा ही शिक्षा विभाग राजस्थान, तो शिविरा हमेशा ही माध्यमिक बोर्ड करता है, माध्यमिक बोर्ड इसका प्रकाशन करता है। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका प्रकाशन करता है, शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ये इसका प्रकाशन, मैंने गलत बोल दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वाला नहीं करता, ये अपनी बीकानेर की जो है ना कौन सी इकाई माध्यमिक वाली ये करती है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रश्न अटपटा लगा होगा। हाँ जी अब काटने से क्या होता है बेटा, काटा मत करो रहा है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है भाई। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है? बिल्कुल जयपुर में है। ठीक है जी, सारे लगभग जयपुर ही हैं, 2-4 हैं जो आपको याद रखने वो अलग है। तथ्य एवं साक्षरता निदेशालय, ये मेरे से गलती हुई थी, याद आ गया ना, मैंने तथ्य एवं साक्षरता निदेशालय लिख दिया, तो साक्षरता एवं तथ्य कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ है? ये बीकानेर में है। नहीं, ये बीकानेर में थोड़ी है, ये तो जयपुर में है, ये तो जयपुर में है। आगे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद बिल्कुल RCC ये तो जयपुर में है। RSCRT उदयपुर बिल्कुल उदयपुर में है। तो 17 नंबर में पूछना क्या चाह रहा है ये? गलत युग्म, बिल्कुल ये सही है, ये गलत है, तो फिर इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। ये जयपुर में है भाई तथ्य और है साक्षरता निदेशालय, बीकानेर में नहीं है, जयपुर में है। 17 का हाँ जी, पढ़ते नहीं हो। राजस्थान सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है? ये लो सचिवों का प्रश्न, आप इसे पॉलिटिकल का प्रश्न मान लो, चाहे आप इसे मैनेजमेंट का प्रश्न मान लो, ये आपको करना है। बताइएगा 18 नंबर का आंसर बताओ, ये फटाफट आंसर दो। 18 नंबर का क्या आंसर होगा? राजस्थान सचिवालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। सचिवालय कहाँ है अपना? पहले तो ये देखो जयपुर में है, सभी सचिव वहां बैठते हैं। एक इसमें प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक राजनीतिक होता है, यानी नेता की सहायता करने के लिए एक सचिव दिया जाता है ना। प्रत्येक विभाग के लिए एक सचिव होता है, एक राजनीतिक अधिकारी होता है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव तो नहीं होगा, ये तो उसके साथ रहेगा, अपने CM के साथ रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ये तो इसकी सहायता के लिए, तो ये भी नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख शासन सचिव होगा, कन्फर्म प्रमुख शासन सचिव होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया पूछ रहा है तो प्रमुख शासन सचिव होगा भाई। हाँ जी 18 का बी, अरे के करो थे, 18 का B उत्तर होगा, है गलत है बेटा, 18 का C होगा। सर नेक्स्ट 19 नंबर, सरकार व शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना किस संस्था का दायित्व है? बढ़िया प्रश्न है, आराम से पढ़ लें इसको, फिर अपन इसका उत्तर करेंगे। क्या कह रहा है? सरकार, मैं अभी बता के गया था 2 स्टेप होते हैं, ये राजनीतिक स्टेप है और ये आपका प्रशासनिक है। ये सरकारी होते हैं, ये 5 साल बाद में बदल जाते हैं। सरकार व शिक्षा संस्थानों के मध्य
संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को, ठीक है, शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना किस संस्था का दायित्व है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। 18 नंबर नहीं, 19 का बताओ। 19 नंबर का आंसर दो भाई सभी। तो 19 नंबर का सचिवालय नहीं होगा, मंत्रालय नहीं होगा, निदेशालय होगा। जैसे अपना निदेशालय कहाँ है? राजस्थान का बीकानेर है। प्रारंभिक और शिक्षा निदेशालय ये मैं पूर्व में करवा चुका हूँ। डिटेल के लिए आपको मैनेजमेंट के वीडियो देखने ही पड़ेंगे या मैनेजमेंट की कोई अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी तो आपके समझ में आएगा बेटा। ये तुक्के मारने से समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। RSCERT SIERT उदयपुर का प्रमुख कार्य नहीं है। इसका कौन सा कार्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो कल मैंने RSCERT के 9 विभाग आपको करवाए थे। एक बच्चा आ गया था भटकता हुआ, कहीं किसी ने उंगली लगा दी थी उसके, और वो भटकता भटकता हमारे यहाँ गुरुकुल पहुँच गया तारानगर चैनल पर। तो फिर उसको उसने कहा कि गुरुजी 6 ही होते हैं, हम आप प्रूफ दो क्या होते हैं? 9 होते हैं। फिर मैंने बोर्ड पे उसको 9 लिख के दिए थे। बाद में आज तक वो बच्चा हमें दिखाई नहीं दिया कमेंटों में। हाँ, तो ध्यान रखें 9 होते हैं। ये पूछ रहा हूँ 9 में से कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक अनुसंधान बिल्कुल होता है, कल ही पढ़ा है। पाठ्यक्रम निर्माण वाला भी कल ही पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना? का नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अकादमिक निर्देशन ये भी कल ही पढ़ा है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं पढ़ा, सेवारत प्रशिक्षण होता है, ये पूर्व कह रहा है, पूर्ण। सेवा के बाद में क्या प्रशिक्षण देना है भाई? नहीं। तो ध्यान रखना, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई विभाग है नहीं है, इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। ठीक है जी। हाँ, तो हम बुक प्रमोट नहीं कर सकते बेटा, ऐसे नहीं बता सकते। इतने तो तुम खुद समझदार हो कि बुक कैसे प्रमोट कर दें हम किसी की, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा तो सेंस आप भी रखो कि सर कैसे बता सकते हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता व क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसके द्वारा क्रमोन्नत किया जाता है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा, उप निदेशालय द्वारा, ठीक है, DO कार्यालय द्वारा, BO कार्यालय द्वारा। 21 नंबर का आंसर दो भाई। पूछ रहा है कि जैसे प्राथमिक की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय है, इस कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय को 6 से 8 में कन्वर्ट करना है, ये पूछ रहा है। तो ये क्रमोन्नत करने का कार्य कौन करेगा? तो देख लेते हैं। BO ये तो है ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जो तहसील स्तर पे होता है। ये DO डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये जिला स्तर पे होता है। ठीक है, ये तो नहीं कर सकते। उप निदेशालय ये भी नहीं कर सकता। कौन करेगा? जो भर्ती निकालता है वही करेगा। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा बीकानेर द्वारा इनको क्रमोन्नत किया जाएगा। तो ये लो भाई, इसका 1 नंबर राइट आंसर है, हो जाएगा। अरे पूरा तो दिख रहा है बोर्ड, मेरे पास डिस्प्ले में पूरा दिख रहा है। चलो अब तो आज की क्लास तो होगी, बाकी कह देंगे, कोई बात नहीं। किस दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को पंचायत राज को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग को रखा गया? डेट पूछ रहा है भाई, आपसे डेट पूछ रहा है। अगर आपने पढ़ा है इस टॉपिक को तो आप इसकी डेट बता सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग शिक्षा को, हाँ जी, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग थी उसको पंचायत के अंडर कब कर दिया गया, ये पूछ रहा है। अब जो पेपर लेती है पंचायत राज के अधीन होता है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दे रहा है, मुझे भी दे रहा है। तो उसका पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा रखा गया, परंतु जो भर्तियां होती है वो पंचायती राज के स्तर पर होती हैं। तो वो कब किया गया था ये पूछ रहा है आपको। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को किया गया होगा। और कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2010। ऐसे याद रखना है, 2 बार 10 आएगा, यानी आपको दसना है। पंजाबी में बोलते ना, तू मैनू दस कदों इस विभाग नू अलग किया गया, अड किया गया, तब मैनू दसना है। तो दसना है तो कितनी बारी दसना है? 2 बार दसना है, यानी अक्टूबर 2010 को ये किया गया था। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर ध्यान रखना है। ये तो नरेगा वाली तारीख है, जब नरेगा का नाम चेंज किया गया था वो तारीख आई है 2 अक्टूबर 2009 वाली। तो और ये पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, आपको पता है नागौर का कौन सा गांव था? हाँ जी,
नागौर का कौन सा गांव जहां से पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी? कमेंट करके बताओ। देखते हैं आपको जीके की कितनी की तैयारी है आपकी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। ये लो, स्वायत्तशासी संस्था पूछ रहा है। अब अगर इसका उत्तर आपने गलत दिया तो फिर आपने शुरू वाली क्लास नहीं देखी थी। मैंने ना तो स्टेट ओपन करवाया था, ना स्काउट गाइड करवाया था, ना RSCI करवाया था, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर करवाया था, बिल्कुल करवाया था। जो शिविरा पत्रिका का क्या करती है, प्रकाशन करती है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये लो, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका 4 नंबर, हाँ, बगदरी गांव से, बिल्कुल, हाँ जी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, निदेशालय के प्रबंध का संगठन का पदानुक्रम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये टाइम लगेगा, मैं भी आपको इसमें टाइम देता हूं, आराम से कीजिएगा। आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किस क्रम में लोग बैठते हैं, बिल्कुल किस क्रम में लोग बैठते हैं। भगवंती चारण, बिल्कुल भाई, काफी दिनों से जुड़े हैं। पूनम बहादुर, रामलाल, GD मील, हाँ जी, रमेश सैनी, शिवांश, तमन्ना, परमा बेनीवाल, बताओ बेटा। प्रमोद का डीड बनाओ, जुड़ गयो बेटा, अच्छा जुड़ियो। बताइएगा निदेशालय के प्रबंध का संगठन का पदानुक्रम क्या है, यहाँ ये पूछ रहा है आपसे। पहले कौन सा आएगा, आराम से जोड़ना है इसको, सोच समझकर आराम से उत्तर देना है, तुक्का तो लगाना ही नहीं है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। हाँ जी, जोड़ लिया आपने। सबसे पहले होता है निदेशक, सबसे पहले आएगा निदेशक, 1 नंबर पे आएगा निदेशक। फिर जिला शिक्षा अधिकारी है तो नीचे आएगा अतिरिक्त निदेशक, ये रहा 2 नंबर हो जाएगा, 1 के बाद 2, 1 3, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उसके बाद में आएगा संयुक्त निदेशक, ये रहा 4 नंबर। यानी ये ऑप्शन तो नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, फिर ये बच गया 4 नंबर इसका। यानी सबसे पहले निदेशक आएगा, फिर अतिरिक्त निदेशक आएगा, फिर संयुक्त निदेशक आएगा, फिर उप निदेशक आएगा और फिर जिला शिक्षा अधिकारी आएगा। तो ये इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 नंबर राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले देखो निदेशक आएगा, फिर अतिरिक्त निदेशक आएगा, फिर संयुक्त निदेशक आएगा, फिर उप निदेशक आएगा और फिर जिला शिक्षा अधिकारी आएगा। तो क्या बना, नासुडी, नासुडी, ऐसे याद रखना है, ना सुनूंगा, ये निदेशक निदेशक है। सबसे पहले निदेशक, फिर अतिरिक्त निदेशक, फिर संयुक्त निदेशक और फिर उप निदेशक। तो नासू याद कर लो, नासू। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान प्राइमरी शिक्षा विभाग की राज्य की संस्था नहीं है। अभी बता के गया हूं, राज्य की संस्थाओं का तो फंडा ही खत्म कर दिया मैंने, ध्यान रखना कौन सी नहीं है। तो कहने में बताया था आपको 25 में, आप बताइएगा, मैंने ये प्रश्न सबसे पहले करवाए थे आपको। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बिल्कुल है, पंजीयक विभाग बीकानेर वाला है, स्थित वाला है, राजस्थान पाठ्यक्रम मंडल ये नहीं है, ये स्वायत्तशासी संस्था है, ये स्वायत्तशासी संस्था है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, निम्नलिखित में से, ये तो हो गया, ये तो हो गया भाई, तो फिर ये तो कल करवा दिया था भाई, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, और अंत में जो आपकी मोटिवेशनल स्पीच है वो देख लेते हैं क्या है आज की। हाँ जी, तो प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। तो हाँ जी, तो जितना सरल तुम होगे दुनिया उतना ही फायदा उठाएगी, ज़्यादा सरल भी नहीं होना है। कहीं मैंने कह दिया गुरुजी आपने हमें कह दिया कि कोई कुछ कहता रहे, आपको सुनते रहना है। मैंने सिर्फ आपको क्या कहा है, मैंने कहा है काटना नहीं है। सांप जो होता है, मैंने आपको कहा काटना नहीं है, फुंकारना नहीं छोड़ना, ठीक है। ज़्यादा सरल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि अगर आप सरल हो तो ध्यान रखना, जंगल के अंदर जो सीधे पेड़ होते हैं उनको पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े जो होते हैं उनको बाद में काटा जाता है। इसलिए उतना सरल भी नहीं होना है, थोड़ा सा अपने व्यवहार में अपने आत्म स्वाभिमान को जागृत रखना है। तो आज की इसी मोटिवेशन के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।